हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस क्रॉस बेंच करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 7 जून और दिन है रविवार। तो देख लेते हैं क्या कुछ नया अपडेट होगा आज के लिए। लेकिन न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आपके लिए किस जॉब की नोटिफिकेशन आ गई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट और कंजर्वेटर एंड फॉरेस्ट रेंजर की बहाली आ चुकी है, जिसको हम लोग CGPSC भी कहते हैं। इसमें 178 पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 वर्ष मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 वर्ष है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, यानी आपके पास अगर छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, आवासीय प्रमाण पत्र है वहाँ का, तो आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फी स्ट्रक्चर की बात कर दी जाए तो जनरल या अदर स्टेट के हैं तो आपको 400 रुपये इसकी फ़ी है, और OBC, SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 300 रुपये फ़ी है। इसका फिल करने का जो डेट स्टार्ट होगा वो 16/6/2020 से है और इसका लास्ट डेट 15/7/2020 है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए है जॉब के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जाइए इसके साइट पर चेक कीजिए और चेक करके 16 तारीख से इसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज क्या कुछ नया अपडेट है। आज के अपडेट जानने से पहले हम लास्ट वीडियो के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके रिवीजन करेंगे कि क्या कुछ हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, उसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया जिन्हें लोकप्रिय टीवी सीरियल ब्योमकेश बख्शी के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है अनवर सागर, दूसरा बसु चैटर्जी, तीसरा अमित सहगल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बसु चैटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मेरा वेतन, यहाँ पे एक गलत टाइप हो गया फ्रेंड, यहाँ है मेरा वेतन होगा, यानी कि मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर, मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने किस उपकरण को विकसित किया है जो PPE पहनने वालों को गर्मी से राहत देने में मदद करेगा। पहला ऑप्शन है स्टारलिंक, दूसरा है SUMERO सुमेरु और तीसरा ऑप्शन है सुमेरु पैक्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सुमेरु पैक्स, यानी कि पर्सनल एयर सर्कुलेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताने वाला पहला राज्य कौन है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा केरला। अगला क्वेश्चन है कि हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में शीर्ष पर कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है रुचि कपूर, दूसरा भगवती सावंत, तीसरा ऑप्शन है अनीश कपूर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा अनीश कपूर, ऑप्शन सी। अनीश कपूर ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 8 यूनिवर्सिटियों में कितने IIT शामिल हैं। यानी कि एशियन यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग हुई है उसमें से भारत के 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। उस 8 यूनिवर्सिटी में IIT कितने हैं। तो ऑप्शन पहला है 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 6 IIT को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखिका ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। इसमें से पहला ऑप्शन आपका है वर्तिका पांडे, दूसरा ऑप्शन है कृतिका पांडे, तीसरा ऑप्शन है नेहा अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका, गेस कीजिए, आप भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा कृतिका पांडे, ऑप्शन बी कृतिका पांडे इसका सही आंसर है। हमारे साथ आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। और लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन। आज का कमेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के किस सदस्य को WTO में नियुक्त किया गया है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्ति मिली है। आपके पहले ऑप्शन है राजीव टोपनो, दूसरा ऑप्शन है ब्रजेंद्र नवनीत, तीसरा ऑप्शन है नवनीत और चौथा इनमें से कोई नहीं।
और इसी के साथ हम बता देते हैं आपको पिछले कमेंट का आंसर, यानी पिछला कमेंट क्वेश्चन जो था कि यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो उसमें आपका सही आंसर होगा गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त। तो ये आपके पिछले वीडियो के कमेंट क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप कमेंट क्वेश्चन में आंसर नहीं दे रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है मेरे लिए। लगता है कि हम सही से ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, इसमें मेहनत किया गया है, यानी कि हमारी जो मेहनत है वो ईमानदारी है उसमें, उस मेहनत में, तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और जल्द ही आप लोगों के लिए PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ से आप आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बन पड़ेंगे वो सारे उसमें दिए रहेंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहनत को समझिए। अगर आपको लगता है कि सही में मेहनत सही दिशा में हो रही है तो प्लीज़ आप उस पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है प्लीज़ कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेशनल कैटेगरी में यानी कि नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है DALF के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए कुशल पाल सिंह। जी हाँ, DLF ने 4 जून 2020 को KP सिंह की जगह उपाध्यक्ष राजीव सिंह को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, DLF की अगर बात की जाए तो DLF का फुल फॉर्म होता है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है और KP सिंह अध्यक्ष एमिरेट्स के रूप में एक गैर कार्यकारी भूमिका में बने रहेंगे। गैर कार्यकारी निदेशक या कंपनी के अध्यक्ष KP सिंह 5 दशकों से अधिक समय तक मामलों के शीर्ष पर थे। DLF का मुख्यालय दिल्ली, भारत में है। अगला अपडेट है कि मध्य प्रदेश में शुरू हुई ड्राइव थैंक्स मॉम। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जाएगा, यानी कि जो भी पौधा लगाया जाएगा उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाएगा उस कर्मचारी का नाम, मां के नाम पे। कर्मचारी अपनी मां की तरह ही इस पौधे की देखभाल कर सकेंगे। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी भोपाल होगी। स्थापना इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात से लगती हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से पाए जाते हैं तो बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये पाए जाते हैं। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है और वृक्ष बरगद यहाँ का है राजकीय वृक्ष। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपडेट है भारत चीन शांतिपूर्ण चर्चा के लिए सहमत। जहाँ दोस्तों, भारत और चीन शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने 5 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीनी विदेश मामलों के महानिदेशक यू जियांगहो के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा भी की। बात करें फ्रेंड्स चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के PM ली केक्वांग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा तथा जनसंख्या से प्रथम है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार अब चीन के अधिकार में है। यहाँ के चक्रवर्ती तूफानें नेपातर्क और हार्वी आती हैं। चीन विश्व का गेहूं उत्पादन में प्रथम है, यानी कि 17% यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। चीन विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, यानी 36% चावल विश्व का यहाँ होता है। चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश भी है। तंबाकू में भी प्रथम स्थान है विश्व में इसका। चाय की बात किए तो चाय में विश्व का भारत के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि भारत का चाय में प्रथम स्थान होता है उत्पादन में। चीन विश्व का सर्वाधिक कपास यानी कि 27% उत्पादित करने वाला चीन देश है। दक्षिण कैंटीन सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र है। चीन सूती और रेशमी वस्त्र उत्पादन में विश्व में पहला है।
अगले अपडेट की बात करें तो भारत चीन शांतिपूर्ण चर्चा के लिए सहमत हो गया है। ये उसी से रिलेटेड न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि आयुष मंत्रालय ने शुरू की एक प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने 5 जून 2020 को मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बताया था कि यह प्रतियोगिता विश्व भर में सबके लिए खुली होगी। इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आयुष मंत्रालय के टैग करके सोशल मीडिया अकाउंट पर 3 मिनट तक के अपने वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। और ये अगला अपडेट है कि हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च की 3 एडवाइजरी। वो क्या एडवाइजरी है? यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 3 एडवाइजरी लॉन्च की है। ये एडवाइजरी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की एडवाइजरी, लैंड लीफ रिक्लेमेशन की एडवाइजरी और नॉन साइट और ऑफ साइट सीवेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर एक ड्राफ्ट एडवाइजरी। ये 3 एडवाइजरी लॉन्च की गई हैं। अगला अपडेट है कि हैज़ आई कमिट की पहल शुरू हो गई है। बिजली मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई कमिट अभियान शुरू की है। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों के विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ ला सकता है। यह पहल एक ऊर्जा तन्यक भविष्य के निर्माण के विचार पर केंद्रित होगा। अगला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड संहिता में संशोधन के लिए सरकार ने जारी किया अध्यादेश। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बात करी थी कि अध्यादेश और विधेयक यानी कि ऑर्डिनेंस और बिल क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए दोनों की तो अध्यादेश और विधेयक में सबसे पहले अंतर को समझ लेते हैं कि अध्यादेश केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल लागू किया जाता है, जबकि विधेयक सदन में दोनों सदनों में पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद लागू किया जाता है। बात करें हम अध्यादेश की तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की ज़रूरत हो तो संसद के सत्र का इंतज़ार करने की ज़रूरत सरकार को नहीं है। बिना संसद के सत्र के सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन इस अनुच्छेद में ये भी साफ है कि अध्यादेश बेहद जरूरी या आपात स्थितियों में ही लगाया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन के लिए अध्यादेश पेश किया है। इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण चूक के लिए नई दिवालिया कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। 25 मार्च 2020 से पुनर्भुगतान पर डिफ़ॉल्ट को निश्चित अवधि के लिए दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए नहीं माना जाएगा। यानी कि जो कंपनियां इस दौरान कोविड-19 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति इतनी गिर चुकी है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया के लिए आवेदन करता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत देश खुद ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया है। वो उस कंपनी को कहाँ से बेनिफिट देगा। अगला अपडेट है, सरकार ने की 2 अध्यादेशों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और अभी जो हमने अध्यादेश के बारे में जाना वो राष्ट्रपति से ही रिलेटेड था। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। ये किसानों के उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा अध्यादेश और मूल्य आश्वासन और फर्म सेवा अध्यादेश यानी कि 2 अध्यादेश हैं। एक पहला है कि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और दूसरा मूल्य आश्वासन और फर्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान यानी कि सशक्तिकरण और आरक्षण समझौते हैं। हाल ही में इन दोनों अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला अपडेट है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। जहां दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। मंत्रालय मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को 20 से 25% तक नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। अगला अपडेट है कि शहरी और वन कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी और वन कार्यक्रम शुभारंभ किया।
ये जो अपडेट है ये पुराना अपडेट है, लेकिन चूँकि करंट अफेयर में इसको शामिल करना है, उस वक्त भी बताया गया था और आज भी ये इम्पॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड। अगला अपडेट है, केरल ने लागू की खाद्य वन परियोजना। जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल का पहला फूड फॉरेस्ट पलक्कड़ जिले के अट्टापडी के आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है। यह केरल में जनजातीय व्यापक विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है और केंद्र सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के साथ सहयोग में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य अट्टापडी में 192 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन रूसी साहित्य के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन को चिन्हित किया। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया। रूसी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली अलाव भाषा है। यूनेस्को की फ्रेंड अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और जिसके हेड हैं एड्रे एजुले। इसको फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को लंदन में। इसका फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसमें 193 देश मेंबर में हैं और इसका उद्देश्य जो होता है सभी देशों के बीच विज्ञान, सभ्यता और शिक्षा के द्वारा शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सभी को इसके नियमों के अनुसार मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ब्रिटेन ने की आभासी वैश्विक टीका सम्मेलन की मेजबानी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने वैश्विक वायरस वैक्सीन की आपूर्ति और टीकाकरण में सहायता के लिए 6 यूरो बिलियन के फंड को सुरक्षित करने के लिए अपना समर्थन देने के उद्देश्य से 4 जून 2020 को ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। इस आभासी कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और देश के नेता शामिल हुए। शिखर सम्मेलन ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी को अपना समर्थन देने का वचन दिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 जून 2020 को ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और उसका मेजबानी किसने किया? वो ब्रिटेन ने। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला है राहुल श्रीवास्तव, रोमानिया में अगले राजदूत। फ्रेंड्स, रोमानिया की अगर बात करें तो यह साउथ ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है। यहाँ की करेंसी रोमानियन लीव चलती है और यहाँ के पीएम लुडोविक ऑर्बन है और प्रेसिडेंट क्लाउस लोहार्निस है। इसकी कैपिटल बुचारेस्ट होती है। वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव 1999 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद भी है। कैटेगरी में पहला है कि भारत करेगा 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी। फ्रेंड्स, AFC की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम हैं और इसमें 47 मेंबर एसोसिएशन है। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार भारत को 2022 महिला एशियन कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया है। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फरवरी 2020 में AFC महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी। टूर्नामेंट संभवतः 2020 के उत्तरार्ध में आयोजित किया जाएगा। इसी में एक अपडेट आ रहा है कि एडिडास यानी कि मानुषी छिल्लर ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं एडिडास की। जहां दोस्तों एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए अधिक महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। छिल्लर, रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और 2020 से अधिक अन्य एथलीट सहित अन्य एडिडास एम्बेसडर में ये शामिल हो गई हैं। तो मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी और करंट में मिस वर्ल्ड हैं टोनी अन्ना सिंह
टोनी एन सिंह जो जमाइका में हैं, वो 14 दिसंबर 2019 में मिस वर्ल्ड बनी थी। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट के कैटेगरी में जो सबसे पहला है कि प्रीतम सिंह का निधन। जी हाँ दोस्तों, प्रशंसित प्रबंधन गुरु और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया। उन्होंने कई निजी कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया और लखनऊ में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के पूर्व निदेशक भी रहे। वे 50 से अधिक शोध पत्रों में लेखक भी हैं और उन्हें भारत और विदेश में प्रबंधन शिक्षा का अग्रणी भी माना जाता है। बात करें पद्मश्री पुरस्कार की, तो यह भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। यह 1954 से दिया जाता रहा है। इसमें धनराशि नहीं मिलती है। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम एक नए अगले इंटरेस्टिंग और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन को चेक करके लगातार देखते रहें और अपडेट रहें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।